वेलकम बैक। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तक हमने ये चेक किया है, अब तक हमने इस बारे में पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइए कि अगर आपसे पूछा जाए केमिकल इक्वेशन तो आप केमिकल रिएक्शन ना लिखें। केमिकल रिएक्शन होता है ए प्रोसेस in which a new substance with new properties are formed when two or more than two reactants react. Okay, that is chemical reaction. What is chemical equation? Chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction in terms of their formulas, chemical formulas, their symbols, which also includes their physical state. हमें ये भी बताना पड़ता है कि सॉलिड है, कि गैस है, कि लिक्विड है, कि एक्वियस सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने अब तक ये सब देखा। हम लोगों ने अब तक ये भी देखा कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड हिट मेथड। जो मेथड हमने डिस्कस किया है उसे ट्रायल एंड हिट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते आ गया, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिखते आ गया हम लोगों को। बट अब हम लोगों को ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। हर जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इन सब केमिकल रिएक्शन को पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा, है ना। क्यों कैटेगराइज करना पड़ेगा? ताकि हम लोगों को आसानी हो ये समझने में कि वो रिएक्शन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। आप पहले इसे पढ़ लें, फिर आपको इसका यूसेज समझ में आएगा। तो हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं, मैं हट जाता हूँ। तो हमारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। केमिकल रिएक्शन की एक खासियत है कि यहाँ पे जो भी नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से अलग होती है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन क्या फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हम बैलेंस कर पाते हैं क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द प्रोडक्ट। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज कंबाइन होके कुछ चीज बनाएगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ओके। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट होगा जिसे हम तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें से 2 से 3 प्रोडक्ट बाहर निकल के आएंगे। मतलब डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, पर डिकम्पोजिशन में प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम अलग से डिस्कस करेंगे। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको पहले के 4 समझ में ना आए तो आपको 5वां समझ में नहीं आएगा, ओके। तो गाइज, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप याद रखें 5, जिसमें से हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन को चेक करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो रिएक्शन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। क्या है? हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके।
हम किसी भी चीज को जलाएंगे, इसका मतलब है हमें उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। अब मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, इसका मतलब है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अगर मैंने कहा कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, इसका मतलब है C+O2। अगर मैंने कहा एनीथिंग बर्न्स इन ऑक्सीजन, इसका मतलब है एनीथिंग प्लस ऑक्सीजन। आई होप दिस इज क्लियर। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है, इसे बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है यहाँ पे, और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? 2। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने चेक किया mg कितना हो गया? 2। mg यहाँ कितना है? 1। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और ये दोनों रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? ओनली 1 प्रोडक्ट। एंड सच ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल रिएक्शन in which 2 or more than 2 substances combines. Chemical reaction in which 2 or more than 2 substances combines to form a single product. So, ऐसे रिएक्शन में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस बात को आप लिख लें, इसे समझ लें। अब आप अपने नोट्स में क्या लिखेंगे? अब आप अपने नोट्स में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हेडिंग डालेंगे, उसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances can be combined in order to give a single product is called as combination reaction. And then you will give it example number 1, and you will see, you will write that the magnesium burns in oxygen, or magnesium combines with oxygen to produce magnesium oxide. This is the first example of combination reaction. The second example of combination reaction can be given as कि अगर हम C को जलाएं, कार्बन, C+O2 gives CO2, ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 2 चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे रही है। एक और एग्जांपल हमारे पास में होगा H2+O2 gives H2O, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। पर आप चेक करिए, ये बैलेंस है क्या? C1 है, C1 है, ओके। O2 है, O2 है, बैलेंस है। ये दिस इक्वेशन H2 है, H2 है, ठीक है। O2 है, O1 है, तो यहाँ O को 2 बनाने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो O तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और इसे हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। सो गाइस, एक बेसिक चीज है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आने चाहिए, जिसमें से 3 मैंने यहाँ बता दिए, 2 और एग्जाम्पल्स आपका होमवर्क। नाउ गाइस, हम लोगों को पता है कि 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, पर इनके अलावा 2 और टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? अगर
प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट भी निकल रही है। जैसे हमने जिंक ग्रैन्यूल्स वाला एक केमिकल रिएक्शन देखा था कि जब हमने किसी डाइल्यूट एसिड में लेट्स सपोज HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हमने इन एसिड में जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दाने इन्हें ऐड किया तो हमने देखा कि गैस तो इवॉल्व होती है, साथ में वो जो हमारा फ्लास्क है वो भी गर्म हो जाता है ना। इसका मतलब देयर इज एन हीट that is evolved or the heat is released. What does it mean? It means that along with the product, heat is also evolving as a result of the chemical reaction. And such chemical reactions which involves the evolution of heat or the release of heat are known as exothermic. Okay, so make a note separately for exothermic reactions. What is the definition? Chemical reactions in which heat is evolved or released along with the formation of products is called as exothermic reactions. अब हमने कोई भी रिएक्शन को डिस्कस करना है, कोई भी रिएक्शन, इसके पहले वो चाहे कॉम्बिनेशन क्यों ना था और अभी वो चाहे एक्सोथर्मिक क्यों ना हो, हमें हर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देके बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये आपके NCERT बुक का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेचुरल गैस कौन सी होती है? नेचुरल गैस होती है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जल रही है, और जल रही है मतलब किससे रिएक्शन करवाएंगे? ऑक्सीजन से, और ये हमें देगा CO2 प्लस H2O। ओके, तो ये जो रिएक्शन है देखिए, अब पहले से बैलेंस कर लेते हैं। C एक है, C एक है, चलो बैलेंस है। H4 है, यहाँ H है नहीं, यहाँ H2 है और यहाँ H4 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2s आर H कितने हो गए? 4। अब O कितना है? यहाँ 2 है, और यहाँ O कितने हैं? यहाँ 2 है, और यहाँ भी O 1 into 2 है, तो O यहाँ 4 हो गए और यहाँ O 2 ही है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 4 हो जाएंगे। चेक करो अभी सब बैलेंस है कि नहीं, एक और बार चेक करते हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे हीट निकलेगा, आप देखेंगे कि हमने कोई गैस को जला दिया तो हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज व्हाई दिस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ तो 2 प्रोडक्ट है, इसलिए दिस इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और छोटी सी चीज, ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। इसे भी अगर हम जलाएं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? ये रिएक्शन का नाम है रेस्पिरेशन। अब आपने रेस्पिरेशन तो सुना ही होगा, है ना? कहाँ होता है रेस्पिरेशन? देखिए, हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को
अपने नॉस्ट्रिल्स से अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स तक जाता है। कौन जा रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन तो पहुंच गया। अब हर एक सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। 9th में आपने पढ़ा है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए यस, आपको समझ में आ गया। तो हर एक सेल, इमेजिन करिए, हर एक सेल के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये बैठा हुआ है ग्लूकोज। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए हमें लाइफ प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी। पर हम जो खाना खाते हैं, हम जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, बट ग्लूकोज मिलता है। मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। सो ये ग्लूकोज आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया ब्लड के थ्रू। ओके, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या करता है? जला देता है, खाने को जला देता है, बर्न करता है। ये भी बर्निंग प्रोसेस ही हुआ, बर्निंग ऑफ फूड। ओके, नाउ बर्निंग ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। तो इससे हमने देखा कि CO2, H2O और एनर्जी मिल रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन इज सच ए वाइटल प्रोसेस जिसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, एंड दैट प्रोसेस ऑफ बर्निंग ग्लूकोज is also exothermic because it releases heat energy। अब आप याद करिए, खाना खाने के बाद आपको ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद यही प्रोसेस होता है हमारे शरीर में, और ये प्रोसेस क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है, हमको गर्म कर देता है, हम गर्म हो जाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा शरीर अंदर से गर्म होने लगता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसीलिए बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर से कम हो गया है ना। अब हम गर्म हो गए और बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो हमें ठंड लगेगी। ओके, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड खाना खाने के बाद हमें क्यों ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है खाना खाने के दौरान, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। फिर क्या होता है? ये CO2 निकला। अब हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि ये जो CO2 निकला, ये जो बाय प्रोडक्ट निकला, ये वापस से हमारे ब्लड में मिल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और फिर हमारे ब्लड के थ्रू ये वापस हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर वापस से हमारे लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में आने के बाद हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फिर ये ऑक्सीजन जाएगा हर एक सेल में, फिर हर एक सेल में ये वाला रिएक्शन होगा, और क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। फिर वहां से CO2 दोबारा ब्लड में आएगा, फिर वो वापस हार्ट में आएगा, फिर वो वापस लंग्स में आएगा, फिर हम एक्सहेल करेंगे, फिर हम इनहेल करेंगे। सोचिए ये इतनी लंबी प्रोसेस विद इन अ सेकेंड हो जाती है। कैसे होती है? क्या होता है? ओके, एंड दैट इज हाउ बायो इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री ऑल्सो। सो गाइज, आई होप यू नाउ नो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें किसी भी प्रकार से हीट इवॉल्व हो रही है। हीट, याद रखें, हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, ऑल्सो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे घर में जो कचरा होता है, जो बायोगैस होती है बायोगैस। बायोगैस कैसे बनाते हैं हम लोग एक टंकी बनाएंगे, एक टैंक बनाएंगे बहुत बड़ा सा, और उसमें हमारे घर के जितने भी डिग्रेडेबल कचरे हैं, all the biodegradable wastes are accommodated in that tank, and that tank, वो टैंक को हमने बंद करके रख दिया महीनों तक। हम देखेंगे वहां से बदबू आएगी, बहुत खराब ओडर आएगा वहां से, बट वही क्या है? एनर्जी। और ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। सॉरी। तो गाइस,
decomposition of fossil fuels, decomposition of biodegradable waste, decomposition of any plant body, decomposition of animal waste, animal body, किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब तक हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़ लिए, एक हमारा मेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसी के जैसा एक और रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, उसमें हीट इवॉल्व या रिलीज नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है चेक करते हैं। फिलहाल हम कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ के डिकम्पोजिशन पे आते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये आखिरी वाला रिएक्शन ऐसा है बेटा, ठीक है। सो गाइस एक बार ध्यान दीजिए इस रिएक्शन पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अच्छे से चेक करिए क्या हो रहा है। इसे कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट को हमने गर्म करना है, हमें इसे हीट प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करने का साइन होगा ये क्या है, फेरस सल्फेट। और जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड। याद करिए ये फेरिक ऑक्साइड है और FeO होता है फेरस ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैस है, ये भी गैस है। ये ऑक्साइड कोई भी प्रकार का ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड, और ये फेरस सल्फेट। तो यहाँ एक गौर फरमाने की बात यह है कि रिएक्टेंट एक ही है और एक रिएक्टेंट जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो आप चेक करेंगे ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट। कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्टेंट जो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। देखिए ये आयरन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। एक प्रकार से ये क्या है, एक कंपाउंड है। और हम किसी कंपाउंड को तोड़ने की कोशिश करें, अब तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि चलो फेरस सल्फेट को तोड़ना है क्या तो जा बेटा हथौड़ा लेके आ, ऐसे थोड़ी होता है। हमको फेरस सल्फेट को तोड़ना है तो हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। और हमने देखा कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो गया, सिंपलर प्रोडक्ट में, सिंपलर प्रोडक्ट में। तो आपका डेफिनेशन क्या बन गया, ये किस प्रकार का रिएक्शन हो गया, ये क्या हो रहा है। आप चेक करेंगे कि भाई एक रिएक्टेंट है जिसको हमने डिकम्पोज कर दिया 3 प्रोडक्ट में, है ना, इसलिए हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देंगे। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a complex reactant is broken down। oh my god, मेरा क्या हो गया है बेटा, ब्रेकन नहीं होता है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो broken down into simpler products, okay। so a chemical reaction in which complex reactants are converted or decomposed into simpler products are called as decomposition reaction। आप इसे लिखेंगे, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। इसके अलावा हमारे पास में और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास में है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए ये कंपाउंड है क्या, जी हाँ, ये कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 या 2 से ज्यादा अगर इसमें एलिमेंट पाए गए तो वो कंपाउंड हो जाएगा। ये कंपाउंड है, जी हाँ, आयरन है और ऑक्सीजन है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। पर ये कंपाउंड है क्या, नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, दैट्स इट। अच्छा यहाँ आते हैं, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो हमने देखा
कैल्शियम ऑक्साइड निकला और CO2 निकला। यहाँ भी वही चीज दोहराई जा रही है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक सिंगल है और उससे हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसे? आप इसे ऐसे लिखेंगे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इस बात को आप समझें और ये चीज को भी आपको लेके चलना है। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन आ गया कि भाई चलो एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 1 देंगे और इसे लिखेंगे और इसके बारे में आपको नीचे एक्सप्लेन करना है कि फेरस सल्फेट इज हीटेड एंड इट decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, now ferric oxide is a solid, sulfur dioxide is a gas and sulfur trioxide is a gas also. So this is how you need to explain. What about this equation? मुझे बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा रहेगा? सॉलिड में। कैल्शियम ऑक्साइड है, किसी भी चीज का ऑक्साइड सॉलिड में रहेगा और CO2 इज ए गैस। सो गाइस, these are the examples of decomposition reaction। ये वाला जो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये आपके एक्टिविटी 1.6 से रिलेटेड है। आपके NCERT बुक में जब आप देखेंगे कि एक्टिविटी 1.6 उसने क्या किया, उसने लाया लीड नाइट्रेट। ये फॉर्मूला है लीड नाइट्रेट का। लीड मतलब प्लम्बम, लीड का लैटिन नेम है प्लम्बम और वहां से इसका सिंबल बना है Pb। ओके, और नाइट्रेट इज NO3। ओके, नाउ तो आपको प्लम्बम लीड नाइट्रेट को अगर हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोगों ने एक हीट प्रोवाइड किया लीड नाइट्रेट को, जैसे आपके एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। अगर आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया और उस ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट को लेने के बाद अगर आपने उसे जलाया, ठीक है, उसे फ्लेम से जलाने की कोशिश की। अब हाथ से मत पकड़ना उसको, अब चिमटा पकड़ना और उससे उस चीज को पकड़ना जिसमें आप उसे बॉईल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, वहां से ब्राउन कलर का फ्लेम निकलेगा। ओके, सो आपको क्या मिलेगा? आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा है, ये जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, ब्राउन कलर का फ्यूम, ब्राउन फ्यूम्स, ये ब्राउन फ्यूम्स क्या है? ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है या ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, तो मुझे बताइए किसे जलाया गया होगा, किसे डिकम्पोज किया गया होगा? लीड नाइट्रेट को। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब तक ये हमारा 3rd एग्जाम्पल है। पहले 2 एग्जाम्पल में हमको हीट देना पड़ा। अगर हम हीट ही नहीं देते तो वो डिकम्पोज नहीं होता, वो टूटता नहीं। इसका मतलब है कि हमें तोड़ने के लिए किसी न किसी प्रकार से एनर्जी देनी पड़ रही है। फिर चाहे वो एनर्जी फिलहाल हमने हीट के तरीके से दी, हमने गर्म किया, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की ताकि लीड नाइट्रेट टूट जाए। काय में टूट जाए? लीड ऑक्साइड, ये हो जाएगा प्लम्बम ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ड्यू टू विच
देयर आर ब्राउन कलर फ्यूम्स एंड ऑक्सीजन। ये तो सॉलिड होगा, ये भाई गैस होंगे, और ऑक्सीजन भी हमारा गैस होगा, ठीक है। और इस प्रकार आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझना पड़ेगा ऐसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे, किसी भी चीज को डिकम्पोज करेंगे। सो टू डिकम्पोज, टू ब्रेक, व्हाट डू वी नीड एनर्जी, ओके। बट वो एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। हम लाइट एनर्जी देके भी क्या करवा सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट, आप कहेंगे कि अब तक तो हमने सारे एग्जाम्पल्स में हीट प्रोवाइड किया है, लाइट प्रोवाइड किया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट। प्लीज आप उसे नोट करके रखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखूं, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे? सिल्वर का पहले आपको सिंबल आना चाहिए। सिल्वर का सिंबल है Ag, मतलब आर्जेंटम, याद रखना। सिल्वर का जो सिंबल होता है वो Ag होता है, उसका लैटिन नेम होता है आर्जेंटम। सो दिस इज सिल्वर क्लोराइड AgCl, ओके। एंड AgCl breaks into silver plus chlorine, that is Cl2। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 कर लो, Ag भी 2 हो गए तो 2। तो दिस इज सिल्वर क्लोराइड when exposed to sunlight, when silver chloride is exposed to sunlight, okay, then the silver chloride breaks into silver and chlorine. That is what we need to understand, okay. This is also a decomposition reaction, as a single complex reactant is getting converted into 2 simpler products. Also there is a use of energy, हमको एनर्जी देनी पड़ी। अब तक हमने जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स चेक किया, हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको एनर्जी देनी पड़ी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम आगे चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल, फिलहाल के लिए उसे स्किप करते हैं, आगे कवर करेंगे। आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, अब तक हमने सारे एग्जाम्पल्स में हीट ही प्रोवाइड किया, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सो गाइस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एनर्जी, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तब तक होगा ही नहीं जब तक हम उसको एनर्जी देंगे नहीं, और वो जब तक एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने सनलाइट दिया, सनलाइट से ये लाइट के अंदर का हीट किसने एब्सॉर्ब किया? AgCl ने। और जब इसने हीट को एब्सॉर्ब किया तब उस हीट की वजह से ये टूट गया। इसी प्रकार इसके पहले जो लीड नाइट्रेट वाला फॉर्मूला था, है ना, PbNO3 ट्वाइस, उसमें हमने क्या किया, हमने उसे फ्लेम के पास लेकर गए, हमने उसे हीट प्रोवाइड की और उसने उस हीट को एब्सॉर्ब किया। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ सिंपलर प्रोडक्ट में। कब? जब हमने उसे हीट प्रोवाइड की। मतलब एनर्जी को एब्सॉर्ब किया जा रहा है, किसके द्वारा? रिएक्टेंट के द्वारा। मतलब हमें यहां से अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था? एक्सोथर्मिक में ऐसा नहीं हो रहा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही थी, रिएक्शन हो जा रहा था, उसके बाद हीट निकल रही थी, है ना। पर यहाँ पे तो हमको पहले हीट देनी पड़ी, पहले एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। तो हुआ ये अलग एक्सोथर्मिक से, एंड रिएक्शंस इन विच
heat is absorbed are called as endothermic reaction. Make a note about this. Write endothermic reaction and उसका definition होगा the chemical reactions which absorbs heat or any form of energy is called as endothermic reaction. So endothermic और exothermic में फर्क क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उसमें हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है ना, और एंडोथर्मिक में रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद रिएक्शन होगा. ठीक है, पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा फिर रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक, पहले रिएक्शन होगा फिर हीट इवॉल्व होगा एक्सोथर्मिक. सो गाइस इन द नेक्स्ट क्लास सबसे पहले हम चेक करेंगे difference between exothermic and endothermic. But you might be thinking कि endothermic के examples कहाँ हैं? जितने examples हमने अभी decomposition reaction के लिए पढ़े वो सारे examples endothermic के लिए भी काम करेंगे. Okay, so guys till now हम लोगों ने combination reaction और decomposition reaction के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं या एक दूसरे के रिवर्स हैं या एक दूसरे के उल्टे हैं. ओके, और आप क्या करेंगे, आप हर एक टाइप के रिएक्शन के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स याद करके रखेंगे जरूर. ठीक है, टिल नाउ वी विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. नमस्कार.